हेलो बोल रहा हूँ। हेलो चिराग, हेलो देवांश, हेलो दिशा, हेलो गजेंद्र, हेलो गर्व, हेलो जसकरण, हेलो कामरान, हेलो ऋषि, हेलो सान्या, हेलो शंकर, हेलो शुभम, हेलो सिफत, हेलो जिया। प्लीज बेटा अगर किसी का नाम मैंने हेलो गलत सर। प्रोनाउंसिएट किया हो तो बता देना और वील करेक्टेड इन अ क्लास और टू। एंड हेलो एवरीवन। हाँ, जैसा कि आप लोग क्लास 10 से क्लास 11th के अंदर आए हो, एग्जामिनेशंस हमारे नहीं हुए, बट डेफिनेटली वी आर अवेयर कि हम लोगों को साइंस लेनी है और डेफिनेटली साइंस के अंदर किस तरीके से, किस ढंग से हमने चलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। देखिए बेटा, क्लास 10th के अंदर हम लोगों के पेंडेमिक की वजह से एग्जामिनेशंस नहीं हुए, ऑनलाइन स्टडीज हुई, कुछ स्टडीज हुई, कुछ नहीं हुई, बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन क्लास 11th क्लास 12th का बेस है। चाहे हमारी कोचिंग, चाहे हमारे स्कूल्स, चाहे हमारी टीचिंग्स ऑनलाइन होती हैं, ऑफलाइन होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी थॉट, क्लास 11th आपका क्लास 12th का बेस बनने वाली है। क्लास 12th के अंदर सबसे पहले एकेडमिक्स का लास्ट स्टेप, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाना है। 2 साल पैंडेमिक नहीं चलेगा, 10th के पेपर नहीं हुए, 12th के पेपर, बहुतों के भाई लोग, बहन वगैरह सारे 12th में होंगे, उनके पेपर्स होने हैं, तो आपके भी होने हैं। सेकेंडली, दिस इज एन विंडो टू योर एंट्रेंस, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, मेडिकल्स, इंजीनियरिंग। आप लोग कुछ विजन रखते होंगे कि हमें इस करियर पे पहुंचना है, हमने अपनी लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, इस ढंग से आगे बढ़ना है। चाहे मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे मुझे इंजीनियर बनना है, चाहे मुझे किसी कंपनी के अंदर जाना है, अपने करियर को ऐसे परस्यू करना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग बहुत लोगों से इंस्पायर्ड भी होंगे कि हाँ, मुझे सर नहीं पता इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड लेनी है, लेकिन मुझे अपने चाचा जैसा बनना है, अपने अंकल जैसा बनना है, अपने भैया जैसा बनना है। ही इज वेरी स्टेबल और शी इज वेरी स्टेबल इन सम करियर। तो बेटा, ये जो सी विंडो है क्लास 12th के बाद, ये क्लास 11 डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। यू क्रिएट दिस विंडो। वो क्रिएशन कितना स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रेंथफुल होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा और कितना अच्छे डिजाइन वाला होगा, ये आप खुद क्रिएटर हो। सेकेंडली, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, वो आपके लिए सिर्फ टॉर्च बेरर का काम करेंगे। दे विल गाइड यू, दे विल पुश यू टू एक्सेल इन सच अ वे कि आप एक बेस्ट करियर अपना बना सको। उन सेगमेंट्स में पहली क्लास से ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। डाउट जितना भी छोटा क्यों ना हो, डाउट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपने हेजिटेट करे बिना पूछना। सेकेंडली, आपका फोकस कंसेप्ट क्लैरिटी पे होना चाहिए। आपका कंसेप्ट डेप्थ में बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ चलना चाहिए। हमारा केमिस्ट्री, जनरली जब बच्चा साइंस लेता है तो देयर आर टू विंग्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड सम ऑफ देम ऑप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो। इन दोनों ही विंग्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन है। और जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री आसान भी है और केमिस्ट्री को एक पैटर्न से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, मेरी आपके साथ इंट्रोडक्शन, आपकी सब्जेक्ट के साथ इंट्रोडक्शन, और एक ब्रीफ जिसको हम लोग आगे लेकर हर एक क्लास में चलेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं कि फर्स्ट क्लास में यह समझ जाना कि केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th कंबाइंड है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे
आप मैथ्स पढ़ेंगे, आप बायो पढ़ेंगे, आपने एक यूनिट पढ़ा क्लास 11th में, वो यूनिट खत्म। क्लास 12th में उसका 2 से 5% पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं, एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड पासवर्ड दे दूं बेटा, एक सेकेंड, सॉरी। जब आप बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th का कोई भी चैप्टर क्लास 12th के साथ बिल्कुल लिंक्ड है। मैं एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूं कि 10th क्लास के 2 चैप्टर्स की बात करते हैं। क्लास 11th में पीरियोडिसिटी पढ़ा और क्लास 12th में कार्बन पढ़ा, या क्लास 11th में पीरियोडिसिटी पढ़ा और कंपाउंड्स के बारे में क्लास 12th में पढ़ा। तो इस तरीके से डिविजन्स रहती है। तो क्लास 11th में हर एक टॉपिक क्लास 12th का बेस है। सो मेक श्योर कि क्लास 11th केमिस्ट्री की क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और एक एक टॉपिक बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। ये मैं भी चाहूंगा और ये मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पास अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, और हर एक चीज को छोटे छोटे सेगमेंट्स में करेंगे। मैं केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, फिर उन 3 पार्ट्स को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा और वो चैप्टर्स को टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा। हम उल्टा चलेंगे, हम एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा चैप्टर अच्छा हो। एक एक चैप्टर ढंग से प्रिपेयर होगा ताकि हमारा पार्ट अच्छा हो, और एक एक पार्ट अच्छे ढंग से प्रिपेयर होगा तो पूरी केमिस्ट्री का बेस स्ट्रेंथफुल रहे। ये हमारी अप्रोच रहेगी थ्रू आउट द ईयर। सेकेंडली, क्लास 11th, आप क्लास 10th पढ़े, क्लास 11th में देयर आर रेगुलर असेसमेंट्स। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेट अस अज्यूम 2 क्लासेस के अंदर, तो उन 2 क्लासेस के बाद एक असेसमेंट है। आपने वो क्वेश्चनर कंप्लीट करना है और उस क्वेश्चनर को मुझे सेंड करना है। फिर तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, एक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट, एक और असेसमेंट। जहां मुझे लगेगा कि इन 3 या 4 टॉपिक्स के बाद आपके टेस्ट की नीड है, वहां पर टेस्ट होगा। टेस्ट कैन बी एमसीक्यू बेस्ड, टेस्ट कैन बी अ क्विज बेस्ड, टेस्ट कैन बी सब्जेक्टिव एंड इट कैन बी ऑब्जेक्टिव। मेरी अप्रोच बिल्कुल क्लियर है कि आप मेरे साथ अपना करियर बनाने के लिए चल रहे हो, और मेरे लिए आपका करियर उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना मेरा खुद का। तो हर एक चीज हमारे बीच में इस कंफर्टेबल जोन में होनी चाहिए कि आप हेजिटेट करे बिना मेरे से पूछे। मैं एक बड़ा ब्रीफ अप करके किस तरीके से मैं कोर्स में चलूंगा वो आपके पास लिख रहा हूं। हमारे पास केमिस्ट्री 3 सेगमेंट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक, एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग बिगिन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे चैप्टर्स के नाम लाऊंगा। अभी चैप्टर्स के नाम लिखवा कर आप लोगों को डराऊंगा नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वो है सम बेसिक कंपाउंड्स ऑफ केमिस्ट्री, कंपाउंड्स एंड कंसेप्ट्स।
ऑफ केमिस्ट्री। यहां पर एग्जैक्टली इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, या चैप्टर को बिगिन करने से पहले ही हम बड़ी बेसिक सी डिस्कशन करें, तो सब ने वर्ड पढ़ रखा है मैटर। मैटर इज एनीथिंग which occupies space and has mass। कोई भी चीज जो एक वॉल्यूम घेर रही है, एक जगह घेर रही है और उसका कुछ मास है, दैट इज रेफर्ड टू एज मैटर। ये पेन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, कॉटन हो गई, मैं हो गया, सब के सब मैटर है। इस मैटर को हम बड़े सारे ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, जहां पे सबसे पहली कैटेगरी है मैटर को क्लासिफाई करने की ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। जब आप मैटर को स्टेट से क्लासिफाई करते हो तो ये कहलाता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जिसको आप रियल मैटर भी बोलते हो। नॉन रियल मैटर में बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा रहता है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। कोई चीज रिजिड नजर आती है, डेफिनाइट शेप में नजर आती है, सॉलिड। कोई चीज डेफिनाइट शेप में नजर नहीं आती लेकिन जिस कंटेनर में डाल के रखते हो उसमें दिखती है, लिक्विड। और कोई चीज जो डेफिनाइट शेप में नहीं है, वॉल्यूम में नहीं है, लेकिन नेसेसिटी है, गैस या गैसियस स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। वहीं पे आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है एनी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक दीवार बनाई, दीवार के अंदर किन चीजों को रिपीट किया गया? हमने रिपीट करा ब्रिक्स को। तो उस पूरी दीवार के लिए जो हमारी ब्रिक्स हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स हैं। ऐसे ही मैटर को बनाने के लिए जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं उनको आप पार्टिकल कहते हैं। यहां पर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, वन इज एन एटम एंड सेकेंड इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी एटम से मिलकर बनता है, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे लिए दो टाइप के पार्टिकल, बिल्कुल 9th क्लास चल रही है, दो टाइप के पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल। एटम्स को रिपीट करके हम एक टाइप का मैटर बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स को रिपीट करके हम दूसरे टाइप का मैटर बनाते हैं। ये कौन से मैटर होते हैं? एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। जहां पर एटम जिसका रिपीटिंग यूनिट होता है वो एलिमेंट, और मॉलिक्यूल जिसका रिपीट कंपाउंड। यहां पर हमारी डिस्कशन बहुत जरूरी है। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं। व्हेन पार्टिकल्स of same type held together with physical force of attraction are referred to as matter। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
बेटा यहां पर इस कॉमन लैंग्वेज में मैं पार्टिकल की जगह पर एटम लिखूं तो मेरा मैटर एलिमेंट बनता है, और अगर मॉलिक्यूल लिखूं तो मेरा मैटर कंपाउंड बनता है। समझना बेटा, मैंने आयरन की रॉड ली, आयरन की रॉड, इसमें छोटे 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 इनडेफिनाइट नंबर के आयरन के एटम्स हैं, जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतने सारे एटम्स, लेकिन एक ही टाइप के। when atoms of same type, indefinite in number, held together with physical force of attraction। आप कहते हो सर ये फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो बेटा दो एंटिटीज के बीच में अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, एक ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर दोनों अपनी आइडेंटिटी खो दे, वो बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली बनता है केमिकल बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों अपनी आइडेंटिटीज लूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दोनों की आइडेंटिटी लूज नहीं। सपोज सर, हाँ जी बेटा। सर एक बारी केमिकल बॉन्ड का एक बारी मेरे को बता दो, रिपीट कर दो। मैं बिल्कुल अभी बेटा बताता हूं, बिल्कुल क्लियर करता हूं। हाँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, दो एंटिटीज हैं, लेट अस अज्यूम दो एटम्स हैं। एग्जाम्पल के साथ लेकर चलते हैं। सपोज मैं हाइड्रोजन लेकर आया, मैं ऑक्सीजन लेकर आया, दोनों गैसीय स्टेट में होते। इन दोनों को मैं एक दूसरे के पास लेकर आया और इनके बीच में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, केमिकली एक दूसरे से जुड़ गए, एंड दे प्रोड्यूस वाटर। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। वाटर हैज कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वो दोनों रूम टेम्परेचर पे गैस थे, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड है। जब दो स्पीशीज या दो से ज्यादा स्पीशीज में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, तो स्पीशीज अपनी एंटिटी खो देते हैं, उनको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर बेटा ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर है फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दोनों ने एक दूसरे को होल्ड करा, लेकिन दोनों ने जब एक दूसरे को होल्ड करा, दोनों ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी। मैं एग्जांपल ले रहा था आयरन की रॉड का। मैंने आयरन की रॉड पकड़ी, मुझे पता नहीं गुस्सा आया, मैंने जोर से नीचे फेंक दी, आयरन की रॉड टूट गई। एक छोटे से पीस में, एक बड़े से पीस में, एक बहुत बड़े पीस में। मैं सबके पास मैग्नेट लेकर गया, मैग्नेट हर एक से अट्रैक्ट हुई, या मैग्नेट पे हर एक पार्टिकल जाकर चिपक गया, तो वहां पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करी। वो सब एक दूसरे से फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे। यहां पर हम उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जब एटम्स सेम टाइप के इनडेफिनाइट इन नंबर एक दूसरे के साथ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जुड़े होते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज एलिमेंट। मैं बोलता हूं आयरन की रॉड, इट इज एलिमेंट ऑफ आयरन। वहीं पर जब मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज कंपाउंड। मैंने एक ग्लास में पानी लिया, मुझे यहां से कमरन कहता है कि सर आधा ग्लास पानी मुझे दे दो। मैंने क्या करा, ग्लास पकड़ा, आधा ग्लास डाला, उसको पकड़ा दिया। पार्टिकल्स एक कंप्लीट ग्लास में थे, अट्रैक्टेड थे, डाल दिया, अलग अलग कर दिया, बड़ी आसानी से अलग हो गए, फिजिकल अट्रैक्शन थी, और दोनों की आइडेंटिटी मेंटेन रही।
वहां पर क्योंकि पार्टिकल था मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा कंपाउंड। तो अ ग्लास ऑफ वाटर ये है कंपाउंड। तभी मेरे से सान्या पूछती है, सर तो मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? मैं यहां पर मॉलिक्यूल की भी डेफिनेशन लिखता हूं। मॉलिक्यूल, when atoms of same or different type held together with chemical force of attraction definite in number, यानी जिनको मैं काउंट कर सकूं, दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गए, क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल वाटर का। इस टाइम पे मॉलिक्यूल्स भी बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप, जब सेम टाइप के एटम्स होंगे, जब सेम टाइप के एटम्स होंगे तो होमोजीनियस, और जब डिफरेंट टाइप के होंगे तो हेट्रोजीनियस। मैं दोबारा से बोलता हूं, चीजों को सुनना बेटा बहुत ध्यान से, बड़ी बेसिक्स की डिस्कशन है लेकिन बड़ी जगहों पर इस्तेमाल में आने वाली है। सबसे पहली चीज, मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास is referred to as matter. Matter be classified into various categories. First, on the basis of state, matter can be classified as solid, liquid and gases. Definite shape and size, definite volume, solid. Definite volume, लेकिन शेप और साइज उस कंटेनर का जिस कंटेनर में आप उसको डाल रहे हो, लिक्विड। डेफिनाइट शेप साइज और वॉल्यूम नहीं तो गैस। सेकेंड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, व्हेन स्मॉलेस्ट यूनिट इज कंसिडर्ड व्हिच रिपीट इटसेल्फ, दैट इज रेफर्ड टू एज पार्टिकल। वो रिपीटिंग यूनिट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी। इनका रिपीट करने में कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, दे शुड बी ऑफ सेम टाइप, इनडेफिनाइट इन नंबर, और इनके बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो दे आर रेफर्ड टू एज मैटर। कौन से? जब एटम्स रिपीट करेंगे तो एलिमेंट, और जब कंपाउंड बनाना है तो कौन रिपीट करेगा? मॉलिक्यूल। यहां पे मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करी कि जब मेरे सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स डेफिनाइट इन नंबर केमिकल फोर्स अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज मॉलिक्यूल। वेयर अगर सिर्फ सेम टाइप के एटम्स होंगे तो होमोजीनियस मॉलिक्यूल, और डिफरेंट टाइप के होंगे तो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा इतनी बात? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी बेटा। सर जो आप बता रहे थे कि पार्टिकल्स जो है फिजिकल बॉन्ड में अगर जुड़े हुए हैं तो वो मैटर बनाते हैं, तो सर वो अगर केमिकल में ज्वाइन होंगे तब भी मैटर ही बनेगा ना? जैसे आपने इधर लिखा हुआ है व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सम टाइप। बेटा जब केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक एटम दूसरे से जुड़ेगा वो मॉलिक्यूल बनाएगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्वाइंट होंगे। उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ब्रिटल वो सब्सटेंस होगा। आप क्या करते हो, आप एक प्लास्टिक का या पीवीसी का पाइप पकड़ते हो और उसको मोड़ते हो, वो मुड़ रहा है, इलास्टिसिटी दिखा रहा है, तो वहां पे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। लेकिन आप किसी चीज को पकड़ते हो, मोड़ नहीं पाते, वो टूट जाता है, तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, लेकिन दोनों में ही फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके सर। ठीक है? ओके सर।
ओके, जल्दी से बेटा कॉपी कर रहे हो मैटर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। जल्दी से कॉपी कर रहे हो प्लीज, वेट कर रहा हूं आपका। बेटा प्लीज कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, हेजिटेट करे बिना पूछना। अमृत, चिराग, देवांश, दिशा, गजेंद्र, जसकरण, जसकरण, कामरान, नव्या, ऋषि, रिया, सान्या, शुभम, सिफत, सिमर, जिया, शंकर। मैं इसको डार्क कर रहा हूं। सर एक सेम टाइप ऑफ एटम वाले मॉलिक्यूल का एग्जांपल बता दो। H2 मॉलिक्यूल, O2, N2, P4, S6, S8। क्लियर बेटा? हाँ जी। और डिफरेंट टाइप के NH3, CH4, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2CO3, H2SO4, HNO3, जितने भी नाम आ जाए। जिसका कॉपी हो जाएगा प्लीज रेज हैंड कर देना। क्लियर है बेटा? आगे चल सकता हूं? यस सर।
इतना रब कर रहा हूं, अभी बाकी रहेगा। चलिए अब देखिए बेटा, मैंने यहां पर आपके सामने पार्टिकल्स की बात करी, तो हम लोगों को बड़े सारे स्पीशीज के बारे में बताया गया है। हमें बताया गया है कि ये स्पीशीज को डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद नेचर में ये चीजें ऐसे एग्जिस्ट करी। एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं कि नेचर के अंदर हाइड्रोजन H2 गैस की तरह एग्जिस्ट करी रूम टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करी, अपने कंपाउंड बना रखे थे NaCl, या कैल्शियम ने CaCl2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बड़े सारे कंपाउंड्स थे। हमने इनको पर्टिकुलरली एटॉमिक स्टेट पर जब लिखा तो हाइड्रोजन को हमने H से डिनोट किया, ऑक्सीजन को हमने O से डिनोट किया, सोडियम को हमने Na से डिनोट किया। ऐसे ही हमें केमिस्ट्री के अंदर हर एक एलिमेंट का सिंबल दिया गया। पहले साइंटिस्ट को बहुत कुछ पता नहीं था, तो किसी ने एटम के बारे में अलग से कुछ थ्योरीज दी, फिर उस थ्योरीज में चेंजेस हुए। एग्जाम्पल के तौर पर जे थॉमसन मॉडल आया, फिर उसमें चेंजेस हुए रदरफोर्ड मॉडल की वजह से, फिर बोहर्स मॉडल आया। ये सब कुछ हमारे पास सेकंड चैप्टर में गिवन है। बट अभी हम जितना जानते हैं उसके बिहाफ पर हम चलते हैं, तो हमें हर एक एलिमेंट को एक सी ढंग से लिखने की टेक्निक बताई गई। वो टेक्निक थी XAZ। For every species, we can represent that species according to this, where X is referred to as symbol A and Z, where Z is denoted by atomic number and A is denoted by mass number। ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो सिंबल मैं ऑलरेडी यहां पे बता चुका हूं कि H लिखा गया तो इट मींस हाइड्रोजन। किसी स्पीशीज के लिए 2 अल्फाबेट से उसका सिंबल बना, तो पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। इसी तरह से Z और A की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। हमें क्या बोला गया कि हमारा जो एक एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। आप बोलते हो सर मैंने बिल्कुल भी कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मुझे बड़ा बेसिक से बात करो। तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम कंप्राइजेस ऑफ 3 सब एटॉमिक particles. They are neutrons,
protons and electrons, न्यूट्रॉन्स जिसको मैं n से डिनोट करता हूं और इसका 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिसको मैं p से डिनोट करता हूं, इसका रिलेटिव चार्ज +1, और वैसे कूलम में लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन E से लिखा जाता है, कुछ जगहों पर E- या P+ लिखा जाता है, इसका रिलेटिव -1 का, और कूलम में देखें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस जगह में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस, जो कि एटम के सेंटर पर होता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा बोला जाता है कि जो मेरा एटॉमिक नंबर है यानी Z है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, यानी न्यूक्लियस के अंदर या एट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उस नंबर से मैं एटॉमिक नंबर डिफाइन करूंगा, जहां पे एटॉमिक नंबर हर एक स्पीशीज का यूनिक होता है। हाइड्रोजन का अलग, कैल्शियम का अलग, सोडियम का अलग एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अगर मेरे एटम पर कोई चार्ज नहीं है, मैं एटम बोल रहा हूं तो डेफिनेटली एटम पर कोई चार्ज नहीं है। अगर मेरे एटम पर कोई चार्ज नहीं है, एटम हैज 0 चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं, किस तरीके से घूम रहे हैं, वो सब कुछ सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन अभी तो हमें पता है, 9th ने 10th ने हमें इतना पढ़ा रखा है कि इतना तो हमें पता है कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर पर होता है, उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज भी होता है और मास भी होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूम रहे होते हैं, उन पे अपोजिट चार्ज होता है। तो यहां पर अगर एटम पे 0 चार्ज है तो हम एटम ही बोल रहे हैं उसको, और वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर एटम पे कोई चार्ज हुआ, एटम हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो बेटा एटम एटम नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आयन। बेटा लिखने के ऊपर गौर करना, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन माना जाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो आयन माना जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन माना जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन माना जाएगा। सुनना बेटा, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, 1 2 जितने भी, तो वो कैटायन बन जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है तो प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं पर जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो एनायन माना जाता है। इस टाइम पे प्रोटॉन्स का नंबर तो उतना रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। सान्या, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी मैंने कि आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होगा। मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा आयन बनूंगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा एनायन बनूंगा, प्रोटॉन नंबर यानी जो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है वो चेंज नहीं होने वाला। क्या बोलने जा रहा हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन कांस्टेंट। कभी भी प्रोटॉन्स चेंज नहीं होने वाले। यानी किसी स्पीशीज का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होने वाला। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और देता हूं बेटा, जब एटम बोला जाएगा तो मैं उसको पेरेंट स्पीशीज मानूंगा। मैं यहां लिख देता हूं, सपोज मैंने लिखा Na, तो ये मेरे लिए पेरेंट स्पीशीज है। और इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया Na+ कैटायन, ये मैं डॉटर स्पीशीज बोल सकता हूं। इसी तरह से मैंने Cl लिखा पेरेंट स्पीशीज, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एनायन बन गया, मैं इसको डॉटर स्पीशीज भी बोल सकता हूं। मैं चीजों को रिकॉल करता हूं और फिर आप इनको लिखेंगे। कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है, मैटर बड़ी सारे तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, एटॉमिक स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में, कंपाउंड स्टेट में। लेकिन वो सारे स्पीशीज जिससे बने हैं, अगर मैं उनको पढ़ूं तो उनको मैंने कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करा है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन बोलूं तो H से डिनोट किया गया, अगर मैं सोडियम बोलूं तो Na से डिनोट किया गया, अगर मैं कैल्शियम बोलूं तो Ca से डिनोट किया गया। ये सब सिंबल्स हैं। इनको लिखने का एक ढंग है X, जिसके हेड पर A लिखा गया और सबस्क्रिप्ट लिखा गया Z। हेड पर A का मतलब मास नंबर और Z का मतलब एटॉमिक नंबर। इस टाइम पे हर एक चीज की अपनी सिग्निफिकेंस है। An atom comprises of subatomic particles where two subatomic particles are found in nucleus and one revolves around the nucleus. कौन से दो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और कौन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी लिखे और उसके बाद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में लिखा। यहीं पर मैंने जब एटॉमिक नंबर की बात करी तो बताया एटॉमिक नंबर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। क्योंकि प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होंगे एटम के, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनेगा और गेन करेगा तो एनायन बनेगा। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी एक स्पीशीज, मैं Na बोलूं या मैं Na+ बोलूं, दोनों का एटॉमिक नंबर 11 रहे। क्लियर है बेटा? कहीं पर कोई डाउट है आप लिखेंगे और साथ में पूछेंगे, हेजिटेट करे बिना, जल्दी से बेटा। सर जो पेरेंट स्पीशीज है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता? बेटा पेरेंट स्पीशीज पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज एन एटम। व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, तब मैं उसको डॉटर स्पीशीज बोलता हूं। ठीक है? ओके बेटा। अमृत, चिराग, हाँ जी बेटा।
बेटा मास मास नंबर अभी आगे बताऊंगा, मास नंबर आपके लिए अभी आगे चल के आएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बस। एटॉमिक मास पढ़ा था ना? हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमृत, चिराग, दिवांश, दिशा, गजेंद्र, जसकरण, जसकरण, कमरान, नव्या, ऋषि, रिया, सान्या, शुभम, सिफत, सिमर, जिया। बेटा कोई भी डाउट हो हेजिटेट करे बिना पूछना, कहीं पे कोई चीज समझ नहीं हो। मैंने बड़ी बेसिक सी डिस्कशन करी है जो कि क्लास 9th में भी होती है। आप कॉपी कीजिए फिर रिवाइज करते हैं चीजों को। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन देता है सर किसी और एलिमेंट को, तो सर वो प्लस चार्ज गेन कर लेता है, तो सर इलेक्ट्रॉन्स तो उस एलिमेंट में कम हो जाएंगे पर प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, तो सर बैलेंस थोड़ी ना होगा वो जो मैं एटम है। बोलता हूँ बेटा, तेरी तेरी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो ये ना 9th की लैंग्वेज है, आपने क्या बोला और मैंने क्या बोला सुनना ध्यान से। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव चार्ज की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसकी वजह से मैंने उस पर प्लस का चार्ज बनाया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है प्रोटॉन बिकम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट बिकम्स, एग्जांपल लेकर Na बिकम्स Na+। ठीक है, एक प्लस का मतलब है एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन या एक कम इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से Cl पे माइनस चार्ज आया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक कम प्रोटॉन, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होते, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बोलूंगा। Na+ में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 11 की जगह 10 हो गए। Cl- में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 17 की जगह 18 हो गए। ओके सर। बेटा मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, बहुत बेसिक से लेकर चलूंगा, हर एक चीज बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। वी हैव एम्पल टाइम। और बहुत, हाँ जी बेटा। सर लेकिन अभी आपने तो बोला था दैट प्रोटॉन से यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तो वो कैसे चेंज हो रहा है? प्रोटॉन कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने यही चीज बोली, मैंने उनको बोला कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा या प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हो रहा तो मैं सिर्फ बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। मैं लिखकर बताता हूं आपके एक एग्जांपल के साथ। सोडियम हमारे बचपन वाली, बेटा अब मैं क्लास 11th में आ चुका हूं तो मैं बचपन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूं, 2,8,1। एम आई करेक्ट? एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, मैं Na+ बन गया 2,8, यहां पर खाली जगह। व्हाट आई हैव लॉस्ट?
1 इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन नंबर रिमेन्स कांस्टेंट बट 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस। यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 10 हो गए। क्लियर? पर जब वो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, पर उसके अंदर प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे ना फिर भी। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज बट प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कंपैरिजन में प्रोटॉन बढ़े हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन या लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होने वाला। हाँ जी बेटा। सर जो आपने Na लिखा हुआ है जिसका तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? लाइक इलेक्ट्रॉन तो उसमें 11 है, तो प्रोटॉन कितने हैं उसमें? देख बेटा, मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं, हाँ यहां पर ले लेते हैं जगह। देख बेटा, Na जो मैंने लिखा है उसके साथ चलते हैं, ऐसे लिखा जाता है Na। अभी 23 को भूल जाते हैं, सिर्फ 11 पे गौर करते हैं। 11 का मतलब Z। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने? 11। व्हेन एटम हैज 0 चार्ज, क्या कोई चार्ज है इस पे? नो सर। नो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? सेम, 11। अब इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे मैं बेटा बन गया Na+। क्या मैंने प्रोटॉन निकाला? नो सर। नो सर। क्या मैंने प्रोटॉन डाला? नो सर। नो। प्रोटॉन स्टिल रिमेन्स, सेम। proton remains 11 but electrons now become 10. 10। Since proton never change, the atomic number of Na plus will also be 11. Na, सुनना बेटा, गौर करना, Na पेरेंट स्पीशीज, Na प्लस डॉटर स्पीशीज, दोनों का एटॉमिक नंबर 11, दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, लेकिन Na के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 और Na प्लस के 10। तो Na और Na प्लस को कंपेयर करते हो तो Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने कम? एक कम, एक नेगेटिव चार्ज कम, तो पॉजिटिव कितना? एक ज्यादा, जिसकी वजह से प्लस लिखा जाता है। क्लियर? यस यस सर। सर। मैं रिवाइज करा रहा हूं बेटा, मैंने जो जो अभी तक बोला है, आप ये टर्मिनोलॉजी अभी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, जहां से भी आपको लिंक मिला, वो लिंक के थ्रू आप एक मैसेज कर देना दैट आई वाज प्रेजेंट, चाहे वो आपके ग्रुप पर था, चाहे मैंने भेजा, चाहे करवाई। मैंने सबसे पहले मैटर की बात करी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट की बात करी, बहुत बेसिक सी बात करी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल की बात करी, उसके बाद पार्टिकल्स दो तरीके से बात करें, एटम एंड मॉलिक्यूल, और उस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम पहुंचे एलिमेंट और कंपाउंड पर। उसके बाद एक स्पीशीज को कैसे लिखा जाता है केमिस्ट्री में, वो बात करी, यानी उसका सिंबल, और सिंबल के साथ साथ क्या चलता है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, जिसमें मैंने सिर्फ अभी एटॉमिक नंबर की बात करी। एटॉमिक नंबर हमारे लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, क्योंकि हर एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जहां पर 2 न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और एक न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जहां पर मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूं, वो मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, और अगर उस एटम पे 0 चार्ज है तो मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है।
लेकिन अगर उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो मैं उसको एटम ना कहकर आयन कहूंगा, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन कहूंगा और नेगेटिव चार्ज है तो एनायन कहूंगा। कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है और एनायन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, जिसकी वजह से मैं नॉर्मल यानी एटम को पेरेंट स्पीशीज और कैटायन या एनायन को डॉटर स्पीशीज का नाम देता हूं। ये हमने आज कोर डिस्कशन करी है इन्हीं की बेसिक डेफिनेशंस। बेटा क्लास 11th में हम आ चुके हैं, हमसे डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती लेकिन इंप्लीमेंटेशन पूछी जाती है। तो सिर्फ आज डेफिनेशंस लिखने के लिए बोलूंगा। अभी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में चैप्टर 1 के नोट्स भी शेयर कर दूंगा। आप सिर्फ डेफिनेशंस लिखेंगे इसलिए ताकि आप कंसेप्ट को बिल्डअप कर सके। आज खुद देखना कि हमने एक बड़ी बेसिक से डिस्कशन करी है और इसको हम कैसे 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 करके बड़ा करते चले जाएंगे। यहां तक किसी को कोई भी छोटा डाउट हेजिटेट करे बिना पूछना। एंड आई फील वेरी ऑब्लाइज्ड कि आप मेरे साथ डे 1 पे डाउट्स पूछ रहे हो। ऐसा ही कोऑर्डिनेशन और कंफर्ट रखना ताकि हम लोग हर एक तरीके से एक्सेल कर सके। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर? हाँ जी बेटा। सर अगर एक पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो उनका बॉन्ड भी अच्छा होगा? डेफिनेटली बेटा, दो चीजों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है। पहली चीज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिजिकल है या केमिकल है। चलो मैं फिजिकल की बात करता हूं। फिजिकल अच्छा है तो वो स्ट्रेंथफुल होगा और फिजिकल अच्छा नहीं है तो वीक होगा। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, चलो यहां तक क्लास रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम टाइम 5 to 6। आज अगर थर्सडे है तो सैटरडे को क्लास होगी अपनी। हाँ आज थर्सडे है, सैटरडे को 5 to 6।